हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप? मस्त। पढ़ाई कैसे चल रही है? एक के बाद एक पूरे वीडियो आपने जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के मेरे देखे होंगे, और उसकी जो न्यूमेरिकल भी है, एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट, एक्सरसाइज लेवल सेकंड, वो भी आपने पूरी देखी होगी। एक्सरसाइज लेवल वगैरह क्वेश्चंस किस टाइप के सॉल्व करते हैं। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, ये दो अलग अलग फिनोमेना डिस्कस किए। मैटर की स्टडी की हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह। तो इस चैप्टर में हमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम एज पर नीट फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। एज पर नीट फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आज का टॉपिक हमारा न्यू चैप्टर होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। एज पर न्यूट हम फ्लूइड मैकेनिक्स डिस्कस करेंगे। तो फिर से जो मैं कहता हूं और आप बोलेंगे सर बार बार वही हम सुनते हैं, हाँ? तो मेरा जो चैनल है श्री सूर्य से नाम का चैनल, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तीनों भी आप करते आए हो और करते रहोगे। आप पढ़ाई करते करते ये सब कर सकते हो। तो आज जो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाने जा रहा हूं, फ्लूइड मैकेनिक्स, अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ठीक से पढ़ोगे, जो अब तक के मैकेनिक्स के जो चैप्टर है वो भी आपने ठीक से पढ़ाई की है। जैसे कि मैंने कॉलेज में ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस किया था, मैंने पढ़ाया था ग्रेविटेशन हो, उसके बाद इलास्टिसिटी हो, और ऑनलाइन लेक्चर में आपने जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का सरफेस टेंशन का जो पार्ट है वो भी मैंने आपको पढ़ाया। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में एक्चुअली फ्लूइड क्या होता है, सॉलिड और फ्लूइड में डिफरेंट क्या होता है, अब फ्लूइड मैकेनिक्स में कौन कौन से कंडीशंस हम पढ़ते हैं, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में हम देखेंगे एज पर नीट। और फ्लूइड मैकेनिक्स 11 नंबर का चैप्टर, जो आपके मॉडल में जो मॉडल नंबर सेकंड है, एज पर सिंगेज का जो मॉडल है, मॉडल नंबर सेकंड में या कोई भी नीट का अगर आप एनसीईआरटी वगैरह लेते हो तो फ्लूइड मैकेनिक्स 11 नंबर का चैप्टर हम पढ़ते हैं। और अगर आप बोर्ड में देखोगे तो चैप्टर नंबर सेकंड जो है उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स और जो सरफेस टेंशन का पार्ट है, जो जिसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कहते हैं, या सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज वगैरह है, तो दोनों मिला के उन्होंने एक कंबाइंड चैप्टर बनाया। लेकिन यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में हम एज पर नीट डिस्कस करेंगे। तो फ्लूइड्स में अगर हम दोनों का कंपेयर करेंगे, अगर सॉलिड कोई लेते हैं तो सॉलिड में डिफाइनाइट शेप होता है, लेकिन लिक्विड अगर आप देखोगे तो लिक्विड में कोई शेप वगैरह आपको दिखाई नहीं देता है। तो एक्चुअली फ्लूइड्स जब हम देखते हैं तो फ्लूइड्स में डू नॉट हैव देयर ओन शेप बट टेक द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। जो भी जिसमें हम डालेंगे उसका उस टाइप का बन जाएगा, वेसल का जो कंटेनिंग है उस टाइप का उसका बन जाएगा। तो एक्चुअली जब हम फ्लूइड्स देखते हैं तो फ्लूइड्स में हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स ये कंडीशन भी हमें पढ़नी पड़ती है। फ्लूइड्स की जो कंडीशंस है, या फ्लूइड्स किसे कह सकते हैं हम, तो फ्लूइड्स नेम ए गिवन सब्सटेंस व्हिच बिगिंस टू फ्लो व्हेन एक्सटेंडेड या एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। कोई लिक्विड हो, गैसेस हो, उसे एक्सटर्नली फोर्स हम अप्लाइड कर रहे हैं, और एक्सटर्नली फोर्स से अगर रेस्ट पोजीशन पे है, ट्रैवल्स हो रहा है, ट्रैवल्स होता है, तो दो कंडीशंस अलग अलग हम उसमें स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्या होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, टोटल इंट्रोडक्टिव पार्ट है, और इंट्रोडक्टिव पार्ट के बाद हम डिस्कशन करेंगे एक्चुअली क्या क्या फिनोमेना इस चैप्टर में हमें देखने को मिलता है। तो इंट्रोडक्शन में जो ये लेक्चर है, इस इंट्रोडक्टिव पार्ट में
फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक्स किसे हम कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स with the study of fluids at rest is called as hydrostatics। जो फिजिक्स के ब्रांच है, जिस ब्रांच में हम क्या करते हैं कि जो फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स क्या होता है, फ्लूइड्स एट रेस्ट। फ्लूइड्स क्या है, फ्लूइड्स एट रेस्ट, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक्स। उसे क्या कहेंगे हम, हाइड्रोस्टैटिक्स कहेंगे। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में कौन कौन सी कंडीशंस इंक्लूड्स होती है। हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या ध्यान में रखना है आपको, फ्लूइड्स एट रेस्ट। तो उसमें क्या है कि इंक्लूड्स, हाइड्रोस्टैटिक्स में कौन कौन से इस चैप्टर के पार्ट्स इंक्लूड्स रहेंगे या क्या क्या इंक्लूड्स होता है। जब हम हाइड्रोस्टैटिक्स देखते हैं तो हाइड्रोस्टैटिक्स में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फ्लुइडेशंस, पास्कल्स लॉ, आर्किमेडिक प्रिंसिपल्स। ध्यान में रखिए एक एक बात, सिंपल फिनोमेना है इसमें। तो हाइड्रोटाइज जो प्रेशर होता है, फ्लोटेशंस होता है, पास्कल्स लॉ होता है, आर्किमेडिक प्रिंसिपल्स होता है, तो ये सब किस में आते हैं आपके, तो ये हाइड्रोस्टैटिक्स में आते हैं। इंक्लूड्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स, आर्किमेडिक प्रिंसिपल वगैरह एक्सेट्रा जो कांसेप्ट्स है इंक्लूडेड इन हाइड्रोस्टैटिक्स। तो उसके बाद का जो हाइड्रोडायनामिक्स है, हाइड्रोडायनामिक्स ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक्स। नाउ अनदर वन इज hydrodynamics, hydrodynamics। Now next concept is hydrodynamics, जिसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोडायनामिक्स। सिंपल फिनोमेना, जैसे यहां पर हम हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ये हाइड्रोस्टैटिक्स, ये स्टैटिक्स, इससे मीनिंग हम लगा सकते हैं। यहां पर है डायनामिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स। तो यहां पर भी हम बता सकते हैं द फिजिक्स विच डील द स्टडी ऑफ, the branch of physics भी कह सकते हैं, the branch of physics which deals the study of fluids at motion। fluids का क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। fluids at motion यानी जो fluids है वो मोशन में मोशन करता है, ट्रेवल्स करता है जो है। तो इसमें हाइड्रोडायनामिक्स में उसका जो मोशन है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड्स है, क्या क्या पढ़ाई करने वाले इसमें, तो इंक्लूड्स जैसे कि हम देखते उसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन है, कंटिन्यूटी इक्वेशंस, बोरोनियल्स इक्वेशंस या टोरलीज, जिसे हम कहते हैं टोरलीज इक्वेशंस या टोरिसिल्स इक्वेशन, टोरिसिल्स इक्वेशंस। तो इस साल कोविड की वजह से जो बोरोनियल्स थ्योरम है, बोरोनियल्स थ्योरम वो कम किया है। लेकिन अगर नीट में देखोगे तो बोरोनियल्स थ्योरम है, स्टेट बोर्ड में इसको बोरोनियल्स थ्योरम को कम किया है। लेकिन जो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशंस होगा, बोरोनियल्स थ्योरम या टोरिसिल्स थ्योरम, ये तीनों भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और उस पे जो न्यूमेरिकल है वो भी हम स्टडी करेंगे। तो ये दोनों कंडीशंस आपके ध्यान में आए होंगे। हाइड्रोस्टैटिक्स, फ्लूइड्स एट रेस्ट, हाइड्रोडायनामिक्स, फ्लूइड्स एट मोशन, फ्लूइड्स मोशन करता है। इसमें पास्कल्स लॉ वगैरह, फ्लुइडेशंस, पास्कल्स लॉ, आर्किमेडिक प्रिंसिपल, इसमें क्या करेंगे हम, कंटिन्यूटी इक्वेशंस, बोर्नलिस थ्योरम, टोरिसिल्स थ्योरम, ये एक्सेट्रा इक्वेशंस इसमें स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हम, इन दिस चैप्टर वी अज्यूम दैट, तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या स्टडी करना है, तो अज्यूम दैट लिक्विड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल। तो इस चैप्टर में जब हम स्टडी करते हैं तो लिक्विड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल। लिक्विड को क्या अज्यूम कर रहे हैं हम कि इनकॉम्प्रेसिबल है। तो इनकॉम्प्रेसिबल यानी क्या, दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट। लिक्विड की डेंसिटी कैसी है, तो दैट इज लिक्विड, सैंपल टेक, दैट इज लिक्विड या डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट कह सकते हैं हम। लिक्विड है, दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट, लिक्विड इज कांस्टेंट and non-viscous,
कांस्टेंट एंड नॉन विस्कस। नॉन विस्कस यानी क्या है, तो इनकॉम्प्रेसिबल बोल रहे हम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड की कांस्टेंट होगी, नॉन विस्कस होगी, यानी देयर इज नो फ्रिक्शंस बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के जो अलग अलग लेयर होंगे, सपोज यहां पर अगर कोई फ्लो है या यहाँ पर कोई पानी बह रहा है, तो जो अलग अलग लेयर होंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड उसकी कांस्टेंट होगी। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड कांस्टेंट। और नॉन विस्कस जब वो फ्लो कर रहा है, तो फ्लो करते समय नो फ्रिक्शंस बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड। इनकॉम्प्रेसिबल ये कंडीशंस भी हम उसके साथ डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये आपके ध्यान में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली जब हम लिक्विड के बारे में पढ़ते थे, थोड़ा सा हमें सॉलिड से हम उसका कंपेरिजन करते हैं कि एक्चुअली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में क्या आपको दिखता है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इलास्टिसिटी के बारे में या प्रॉपर्टीज के बारे में, मैटर के बारे में, तो सॉलिड के जो कंसेप्ट है थोड़ा से डिस्कस करेंगे, सॉलिड और लिक्विड के। तो यहाँ पर देखता है, तो सॉलिड के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, उसका कंपेरिजन हम लिक्विड के साथ भी करेंगे, उससे आपको ज्यादा ध्यान में आ जाएगा। कि सपोज यहां पर कोई सॉलिड है, यहां पर सॉलिड ले लिया हमने, यहां पर ऐसा एक सॉलिड रख दिया इस पे, और उसके जो मॉलिक्यूल्स है इस सॉलिड के, टोटल इस टाइप के आपको मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, अलग 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 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो इस साइड का जो सॉलिड है, ये जो सब्सटेंस है, इस साइड के जो मॉलिक्यूल्स है, इस साइड को क्यों नहीं गिरते, इस साइड को क्यों नहीं आते हो, तो उस पर लगने वाली जो फोर्सेस है, तो फोर्सेस कहां पर लगती है, इस साइड से ये फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में भी ये फोर्स लगेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। तो ये जब फोर्स खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, तो उसको क्या कर रहा है, ये इधर उसको जाने नहीं देते, इसको इधर गिरने नहीं देता। वो क्या करता है, जो सॉलिड होता है, सॉलिड ये जो फोर्सेस होते हैं उसके, तो फोर्सेस अगर टेंजेंशियल भी हो, अगर दोनों भी फोर्सेस, दोनों साइड से अगर फोर्सेस उसको लग रहे हैं, तो दोनों साइड से लगने वाले फोर्सेस, अगर परपेंडिकुलर फोर्सेस हो या टेंजेंशियल फोर्स हो, ये दोनों भी, अगर ये भी फोर्स हो इस साइड से या इस साइड से, दोनों साइड से लगने वाले जो फोर्सेस है, दोनों साइड से उससे फोर्स लगी, तो क्या करेगा, यहाँ पर रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा, वो कंबाइंड रहेगा। यानी क्या है, तो सॉलिड को जब हम देखते, तो सॉलिड में फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है। सॉलिड में क्या होगा, तो उसका जो फिक्स्ड शेप होगा, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, जो उसका वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड होगा। अब देखेंगे हम लिक्विड के बारे में देखेंगे। तो लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड जब हम देखते हैं, तो लिक्विड में इस टाइप का लिक्विड होता है। यहां पर लगने वाले जो फोर्सेस हम देखते हैं, तो यहां पर जो है, यहां पर सब्सटेंस, यहां पर भी ये, तो ये जो फोर्सेस है, तो इस डायरेक्शन से लगने वाली फोर्सेस या इस डायरेक्शन से, तो ये क्या करेगा, जब ये फोर्सेस लग रही है, यहां पर इस लेयर पर फोर्सेस लग रहे, इस लेयर पे फोर्सेस लग रहे, तो ये जो फोर्सेस है, यानी इस पे क्या होता है कि फ्लूइड फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स इज प्रपेंट। तो फ्लूइड में क्या होता है एक्चुअली कि ये जो फोर्सेस है, यहां पर फ्लूइड में फ्लूइड फोर्स, कौन सा फोर्स, the force perpendicular to surface is force perpendicular to surface, perpendicular to surface is present। उस पे लगने वाला फोर्स जो होता है perpendicular to surface is present। यहां पर दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर, यानी अगर आप देखोगे ये सरफेस है, तो इस पे जो परपेंडिकुलर फोर्स है, ये प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप देखोगे तो टैंजेंशियल जो है, उसका क्या है, टैंजेंशियल, जैसे इसमें दिखता है आपको, जो टैंजेंशियल फोर्स है, वो टैंजेंशियल फोर्स क्या होता है, अब्सेंस होता है या एब्सेंट होता है। तो फोर्स टैंजेंशियल टू सरफेस इज एब्सेंट। तो फ्लूइड फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस इज प्रेजेंट, बट फोर्स टैंजेंशियल
टू द सरफेस, टू द सरफेस, टू द सरफेस इज absent बोल सकते हैं या absence बोल सकते हैं, इज absent। यहां पर क्या होगा, टैंजेंशियल फोर्स आपका absent होगा। तो अगर टैंजेंशियल फोर्स आपका absent है तो इट फ्लो, ये क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा इस डायरेक्शन में। पूरा आपको दिखता है कि ऐसा फ्लो हो जाएगा, तो कंटिन्यूअसली फ्लो होता है। उसके बाद क्या है कि हमने इलास्टिसिटी में पढ़ा है कि जब शेयरिंग स्ट्रेस उसको लगता है, यहां पर अगर कोई भी सॉलिड सरफेस हो, तो सॉलिड सरफेस पर अगर इस डायरेक्शन से कोई फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगने के बाद यहां पर आपको दिखता है कि शेयर होता है। यानी क्या, यहां से ऐसा शेयरिंग स्ट्रेस लग रहा है, इस डायरेक्शन से भी इधर से शेयरिंग स्ट्रेस लग रहा है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल्स हो रहा है, यहाँ पर थीटा दिखता है, यहाँ पर शेयर मॉडुलस जिसे हम बोलते हैं शेयरिंग फोर्स। तो जब सॉलिड में जब फोर्स लगता है, शेयर फोर्स लगता है, शेयरिंग फोर्स लगता है, तो फोर्स निकालने के बाद सॉलिड में रिस्टोरिंग फोर्स होता है। डिफॉर्मेशन होता है उसका, लेकिन डिफॉर्मेशन होने के बाद रिस्टोरिंग फोर्स भी उसमें होता है। डिफॉर्मेशन को जो अपोज करेगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, वो क्या करेगा, फिर से उसको वहां पर लाएगा, जिसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जब फ्लूइड हम देखते हैं तो फ्लूइड में डिफॉर्मेशन को अपोज करने वाला यहां पर कोई नहीं होता। डिफॉर्मेशन को अपोज करने वाला यानी एक बार उसको फोर्स लगने के बाद वो क्या होता है, परमानेंटली उसका डिफॉर्मेशन हो जाता है। उसकी एक सॉलिड, उसकी फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी भी है ना, जब उसको कोई फोर्स लगता है तो फोर्स लगने के बाद उसका डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन होने के बाद वो परमानेंटली डिफॉर्मेशन होता है। अगर उसका परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो गया तो दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, उसकी प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। उसकी एबिलिटी क्या है, फ्लो होता है। वो डिफॉर्मेशन को फिर रिस्टोरिंग फोर्स से वो इलास्टिसिटी की तरह नहीं बिहेव करेगा, वो क्या हो जाएगा, द एबिलिटी टू टेक द शेप टू कंटिन्यू। तो ये भी होता है। और जो अगर कंटेनर वगैरह होता है, जिस कंटेनर में डालेंगे उस टाइप का शेप बन जाएगा, ये भी इसे बोल सकते हैं। तो ये फ्लूइड के बारे में हम बता सकते हैं, ये है सॉलिड, और ये फ्लूइड के बारे में हमने कंडीशंस, या लिक्विड के बारे में हमने ये कंडीशंस डिस्कस करी। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्टिव पार्ट। तो इसमें क्या क्या कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और बताता हूं मैं आपको। तो नेक्स्ट आपको इसमें क्या पढ़ना है, डेंसिटी के बारे में पढ़ना है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्टिव पार्ट। तो इस चैप्टर में हम हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स, दो कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस, इसके बारे में पूरे चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं डेंसिटी एंड प्रेशर देते हैं, डेंसिटी एंड प्रेशर। तो उसमें से फर्स्ट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे डेंसिटी। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे डेंसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या है, अगर आप डेंसिटी देखते हो, तो इन अ लिक्विड, अगर आप कोई आपके पास लिक्विड है, in a liquid या in a fluid at a point density rho is defined as, अगर कोई आपके पास फ्लूइड हो और उसमें से कुछ आपने, एक फ्लूइड हो, उसका वॉल्यूम व्यू हो, मास हो, तो उसमें से कुछ वॉल्यूम ले लिया हमने, और उसको आपको क्या करना है, मेजर करना है, फाइंड आउट करना है, फ्लूइड इन पॉइंट डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे हम, उसमें से थोड़ा ले सकते हैं हम, और थोड़ा लेके हम बता सकते हैं कि एक्चुअली इसमें डेंसिटी कितनी होगी वगैरह एक्सेट्रा। एक एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, डेंसिटी थोड़ा सा देखो। सपोज यहां पर मेरे पास डस्टर है, तो डस्टर हो या कोई वेसल वगैरह हो आपके पास, या समझने के लिए इसका कंसेप्ट मैं बताता हूं। अगर इसमें से आप थोड़ा सा ही वॉल्यूम उसका मेजर करो और पूरा आपको मेजर करना है, तो उसको एवरेज डेंसिटी वगैरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज डेंसिटी वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। उस तरह लिक्विड में हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई थोड़ा सा वॉल्यूम फ्लूइड या लिक्विड ले ले हम, और उसका वॉल्यूम मेजर करें, वॉल्यूम मास वगैरह सब मेजर कर सकते हैं। तो कैसे मेजर कर सकते हैं, तो नाउ डेंसिटी रो इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा V टेंस टू 0। लिमिट थोड़ा सा पार्ट ले रहे हैं हम, थोड़ा सा पार्ट, और उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा M डिवाइडेड बाय डेल्टा V
दिख रहा है? नहीं तो आप बोलेंगे सर बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं, हमारा चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा। एक तो मोबाइल देख देख के हमारी आंखें अब क्या, ये लेक्चर वो लेक्चर, आंखें अभी मोबाइल से ज्यादा हो गया, फिर से आप छोटा लिख रहे तो और 1-2 नंबर और बढ़ जाएंगे। एक तो आई विटामिन नहीं मिलता, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वी, तो इसे लिख सकते हैं हम डीएम डिवाइडेड बाय डीवी से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ होमोजेनियस आइसोट्रोपिक सब्सटेंस it has no directional properties, so it is a scalar quantity। तो क्या कह सकते हैं, अगर आप डेंसिटी देखते हैं, कोई फ्लूइड्स देखते हैं, तो फ्लूइड्स को आपको कोई डायरेक्शंस नहीं होती, फ्लूइड्स की कोई डायरेक्शन, अगर किसी भी पॉइंट्स पर अगर देखोगे तो उस पर डायरेक्शन नहीं होगी। तो डायरेक्शन क्या है, सपोज तो उसमें डायरेक्शन नहीं, यानी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, मास है, वॉल्यूम है, कोई डायरेक्शन नहीं। डेंसिटी अगर आप फ्लूइड्स की वगैरह देखोगे तो उसमें डायरेक्शन है, सपोज इस डायरेक्शन में फ्लो रहा है, उस डायरेक्शन में, ये नहीं बता सकते। तो कोई बलून का भी एग्जांपल बता सकते हैं, तो प्रेशर के लिए हम ले लेंगे, लेकिन डेंसिटी के लिए हम बता सकते हैं यहाँ पर कि आइसोट्रोपिक अगर लेंगे तो हम ये क्वांटिटी कैसी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी, तो फाइंड आउट कर सकते हैं हम कि थोड़ा सा उसका एसआई यूनिट हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका एसआई यूनिट क्या बन जाएगा, इट्स एसआई यूनिट। तो कुछ टॉपिक बोलेंगे तो सर सिंपल होता है, लेकिन ये छोटे छोटे कंसेप्ट भी आपके बहुत काम के आते हैं। जैसे कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कहीं न्यूमेरिकल थोड़ा सॉल्व कर रहे, तो ये भी काम में आते हैं। तो एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट इसका बता सकते हैं, यहाँ पर मास है, यहाँ पर वॉल्यूम है, तो इट्स एसआई यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये होगा किलोग्राम। वॉल्यूम सब डायरेक्शन से आप बता सकते हैं, लेंथ ये होगा मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसके डायमेंशंस भी हम निकाल सकते हैं, तो डायमेंशंस भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो डायमेंशन क्या हो गए, तो ये किलोग्राम, और लेंथ इसके बारे में, मास और लेंथ, टाइम तो यहाँ पर नहीं है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यम वन कंसिडर कर सकते हैं, और एल रेज़ टू माइनस 3, ये हो गए उसके डायमेंशंस। लेकिन जब हम इसे एसआई यूनिट में मेजर करते हैं, तो एसआई यूनिट में मेजर करते समय किलोग्राम पर मीटर यूनिट एसआई यूनिट हो गया। लेकिन सीजीएस में मेजर करते समय अगर सीजीएस यूनिट होगा, तो सीजीएस यूनिट में मेजर करते समय 1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी इक्वल्स टू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसे इस टाइप से हम मेजर करते हैं। अगर इन ऐसा सीजीएस यूनिट में हम मेजर कर रहे हैं, तो ग्राम पर सीसी किलोग्राम ऐसा यूनिट में मेजर करेंगे, इक्वल्स टू 10⁻² या किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, 1 ग्राम पर सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल्स टू केजी पर मीटर क्यूब, इसके डायमेंशंस वगैरह। लेकिन जब हम मेजर कर रहे हैं, तो मेजर करते समय अगर आपको तो डिफरेंट बताए गए, सपोज यहाँ पर इसका मेजरमेंट हम कर रहे हैं, एक बॉडी है आपके पास, मटेरियल है, और दूसरी एक बॉडी है, तो हम इसका मेजरमेंट कर रहे हैं। तो मेजरमेंट करके बता सकते हैं कि हम ये इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है। तो आप बोल सकते हैं सर पेन का वेट, डस्टर का वेट ज्यादा है, इसका कम है, नहीं सर पेन का ज्यादा हो सकता है, ऐसा एक्सेट्रा बता सकते हैं। लेकिन आपको फाइंड आउट करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम ठीक से फाइंड आउट नहीं कर सकते, या उसका दोनों यूनिट अलग अलग होते हैं। जैसे कि सीजीएस में देख रहे हैं हम, किलोग्राम में देख रहे हैं, एसआई यूनिट में देख रहे हैं 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, एक्सेट्रा कंडीशंस जो है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या जिसे रिलेटिव डेंसिटी हम बोलते हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी हम लेते हैं, और रिलेटिव डेंसिटी से हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी मेजर करते हैं। स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं जिसे, और या रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए कौन सी कंडीशंस है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। क्या है, रिलेटिव डेंसिटी, या इसे बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, या इसे ही क्या बोलते हैं,
स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी भी बोल सकते हैं आप इसे, स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी। तो हम रिलेटिव डेंसिटी कैसे लेते हैं? तो रिलेटिव डेंसिटी लेते समय रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर से उसको हम क्या करते हैं, उसकी रिलेटिव डेंसिटी मेजर करते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, उससे हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जिससे हम मेजर कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेसी क्यूबिक सेंटीमीटर, जो भी हो। तो यूनिट गेट दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, दोनों क्या कैंसिल हो जाएंगे, वहां पर क्या बचेगा, ओनली नंबर बचेगा, यूनिट कोई नहीं होगा, नो यूनिट। यहाँ पर क्या होगा, ओनली नंबर होगा आपके पास, ओनली नंबर, नो यूनिट, लेकिन यहाँ पर यूनिट नहीं होगा। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल, अगर सपोज आपको डेंसिटी ऑफ मटेरियल मेजर करना, तो ये इधर जाएगा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल सपोज, लेकिन इस कंडीशन में ओनली नंबर रहेगा आपके पास, यूनिट नहीं होगा। जब ये गेट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर नो यूनिट, ओनली नंबर। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बन जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ मटेरियल, स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ मटेरियल या रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसका जो यूनिट होगा, इसका यूनिट बन जाएगा। और इससे कैसे मेजर करते हैं हम, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी इज 3। सपोज अगर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी इज आपके सपोज 3 है, तो दैट इज डेंसिटी ऑफ, अगर आपके पास रिलेटिव डेंसिटी 3 है किसी बॉडी की, किसी मटेरियल की, तो वहां पर क्या होता है, दैट इज इट्स जो डेंसिटी, दैट इज इट्स डेंसिटी इज 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, एज डेंसिटी ऑफ वाटर, तो क्या कह सकते हैं हम, एट डेंसिटी ऑफ वाटर उस वक्त क्या होगा, इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। हम उससे मेजर करते, उससे रिलेट करके हम बता सकते